हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का केयूके यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए महा मैराथन क्लास शुरू किए हैं, जहां हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन यूनिट 1 और यूनिट 2 को टच करते हुए 40 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। और ये मैराथन क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ज़रूर धैर्य बना के इस क्लास को देखें और इसमें कॉपी कलम लेके बैठें, जहाँ की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, समय का अभाव रहते हुए हम लोग जो है इस मैराथन क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग जो है अपना तैयारी अच्छे से कीजिए और इस मैराथन क्लास को देखने के बाद आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस मैराथन क्लास में हम लोग सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन को देखते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन में हम लोग आज पढ़ेंगे, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। भाषा के कार्य, भाषा कौशल को विकसित करने की विधियाँ, भाषा की प्रकृति, भाषा संचार के साधन के रूप में, अच्छे लेखन की विशेषता, पठन कौशल विकसित करने की विधि और बहुभाषिकता। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। कंपलसरी क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो और ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक को देखते हैं। भाषा के कार्य, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाषा के कार्य। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के 2 तरह के कार्य होते हैं। कक्षा कक्ष में भाषा, इन द क्लासरूम लैंग्वेज, और कक्षा कक्ष के बाहर भाषा, आउटसाइड द क्लासरूम लैंग्वेज। एक होता है कक्षा कक्ष के अंदर भाषा होता है और दूसरा होता है कक्षा कक्ष के बाहर भाषा। इस तरह से भाषा के 2 कार्य होते हैं। एक कक्षा के अंदर जो भाषा होती है, जो क्लासरूम के अंदर होती है, उसे हम लोग कक्षा कक्ष भाषा कहते हैं। जो क्लासरूम के बाहर होती है उसे हम लोग कक्षा कक्ष के बाहर भाषा कहते हैं। अब आइए 1 नंबर में हम लोग बात करेंगे कक्षा कक्ष में भाषा, इन द क्लासरूम लैंग्वेज। भाषा एक कला है। भारत देश बहुभाषा का देश है, जहाँ किसी भाषा को सीखने के लिए अभ्यास एवं लगन की आवश्यकता होती है। भारत देश जो है एक बहुभाषा का देश है, जहाँ किसी भाषा को सीखने के लिए अभ्यास और लगन की आवश्यकता होती है। बालक अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन तथा समाज के लोगों के साथ सीखते हैं। भाषा सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने का जितना अधिक अभ्यास छात्रों का होगा, उतना ही अधिक उनका भाषा का ज्ञान होगा। यानी जिन बच्चों में बोलने, पढ़ने, लिखने का अभ्यास जिन छात्रों में अधिक होगा, उसमें भाषा का विकास भी उतना ही अधिक होगा। प्राथमिक स्तर में बच्चे के अंदर भाषा रूपी ज्ञान रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शुद्ध हो। जो बच्चे प्राथमिक स्तर पर पढ़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञान शुद्ध हो। अध्यापक पता लगाएंगे कि बालक का ज्ञान कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध करना होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो ज्ञान मस्तिष्क में छप जाती है वो हमेशा के लिए याद रहती है। जहाँ भाषा शिक्षक का यह कर्तव्य है कि प्रारंभ में ही बालकों में सही भाषा आदत डाले। यानी कि जो बाल्यावस्था में जो भाषा बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है वो हमेशा के लिए छप जाती है। इसलिए भाषा शिक्षक का यह कर्तव्य है कि प्रारंभ में ही वो बालकों को सही भाषा की आदत डाल दे। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए रात भर जग के जो है हम नोट्स तैयार करते हैं और आप लोग के लिए जो है क्लास का पूरा ध्यान रखते हुए आप लोग की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग दोस्तों अधिक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। तो लाइक जो है ज़रूर करते दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा कि आप लोग का जो ये हम परिश्रम कर रहे हैं तो आप लोग का जो परिश्रम सफल रहा और मेरा जो प्रयास रहेगा वो भी सफल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब तक बालक में भाषा सीखने में रुचि नहीं होगी तब तक ना तो वो भाषा सीख सकता है और ना ही भाषा सिखाई जा सकती है। जब तक बालकों में भाषा सीखने के प्रति रुचि नहीं होगा तब तक भाषा को हम उसको सिखा भी नहीं सकते हैं और उसमें भाषा सिखाई भी नहीं जा सकती है। भाषा अध्यापक का कार्य है कि वो भाषा सीखने में बालक की रुचि जागृत करे। भाषा अध्यापक का कार्य है कि वो बालकों में भाषा जागृत करे, भाषा रुचि उत्पन्न करे। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि हर्बर्ट महोदय ने कहा कि बालक में भाषा सीखने की अभिरुचि का विकास होने पर भाषा के सुनने, बोलने व पढ़ने व लिखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकेगा। ये बात हर्बर्ट महोदय ने कहा था कि बालक में भाषा सीखने की अभिरुचि का विकास होने पर भाषा के सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकेगा। तो ये हम लोग देखें कक्षा कक्ष के अंदर भाषा। अब हम लोग देखेंगे कक्षा कक्ष के बाहर भाषा, आउटसाइड द क्लासरूम लैंग्वेज। कक्षा कक्ष के बाहर क्या भाषा होती है? बच्चे अपने परिवार, समुदाय, समाज तथा के भाषा को ग्रहण करते हैं। कक्षा कक्ष के बाहर का मतलब बच्चे परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं और समुदाय में रहते हैं। इस तरह की भाषा को हम लोग कक्षा कक्ष के बाहर की भाषा कहते हैं, जो समुदाय में, परिवार में, समाज में रहकर ग्रहण करते हैं। जहाँ
बच्चे बातचीत करके सर्वेक्षण से भाषा को अर्जित करते हैं, जहाँ बच्चे बातचीत करके उस सर्वेक्षण से भाषा को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। बच्चे अन्य बच्चों से बातचीत करते हैं कि उनकी राय लेते हैं तथा उनसे सवाल पूछते हैं। किसी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म अपनी रायों को आदान प्रदान करती है, जहां बच्चे कविता, कहानी या निबंध जैसी साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है। खेल एवं अन्य गतिविधियों में भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो है बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने रायों का आदान प्रदान करके, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, निबंध के माध्यम से भाषा का प्रयोग करके बच्चे सीखते हैं। तो इस तरीके की शिक्षा को हम लोग कक्ष के बाहर की भाषा कहते हैं। तो हम लोग दो रूप में देखें भाषा के कार्य, एक देखें क्लासरूम के अंदर यानी कक्षा कक्ष के अंदर की भाषा और कक्षा कक्ष के बाहर की भाषा का कार्य। दो रूप में हम लोग भाषा के कार्य को देखें। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट है भाषा कौशल को विकसित करने की विधि। भाषा कौशल को विकसित करने की कौन कौन सी विधि है। आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे ताकि आप लोग पॉइंट को लिखते हुए चलिए, ठीक है, जहाँ आप लोग का पूरा तैयारी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर का हो जाएगा आज। भाषा कौशल को विकसित करने की विधि, ठीक है। तो इसमें चार तरह से हम भाषा कौशल को विकसित कर सकते हैं। एक हो जाएगा पठन कौशल, दूसरा हो जाएगा श्रवण कौशल, तीसरा हो जाएगा वाचन कौशल और फिर उसके बाद लेखन कौशल। तो भाषा कौशल को विकसित करने की चार विधि है। पठन कौशल से भी हम लोग कर सकते हैं, श्रवण कौशल से भी, वाचन कौशल से भी और लेखन कौशल से भी। पठन कौशल का मतलब होता है जो चीज़ हम पढ़कर कोई चीज़ को विकसित करते हैं तो वो हो गया पठन कौशल। श्रवण कौशल का मतलब हुआ जो चीज़ हम सुन के विकसित करते हैं उसे हम लोग श्रवण कौशल भाषा कहते हैं। वाचन कौशल का मतलब वैसी भाषा जो हम बोलकर विकसित करते हैं उसे हम लोग वाचन कौशल कहते हैं। और लेखन कौशल वैसी भाषा होती है जो हम लिखकर जो है दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम लोग लेखन कौशल भाषा कहते हैं। तो इस तरह से भाषा कौशल को विकसित करने की चार तरह से हम लोग कर सकते हैं, पठन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है पठन कौशल। पठन कौशल से तात्पर्य है कि जब लिखित भाषा को पढ़कर उनके भावों या विचारों को या हाव भाव को समझने का पठन कौशल कहा जाता है। जब हम अपने पठन कौशल का तात्पर्य हुआ कि जब हम लिखित भाषा को पढ़कर अपने भावों या विचारों को या हाव भाव को हम लोग पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग पठन कौशल कहते हैं। पठन कौशल में लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हैं। पठन कौशल का मतलब होता है जो भी लिखी हुई सामग्री होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं तो वो पठन कौशल कहलाता है। फिर उसके पश्चात उसमें सोच विचार और स्थिर कर उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। फिर उसके अनुसार हम सोच विचार करके उसमें स्थिर होकर उसके प्रति व्यवहार करते हैं तो ये आपका पठन कौशल कहलाता है। जहाँ हम लोग लिखित भाव को पढ़कर समझते हैं वो पठन कौशल कहलाता है। दूसरा है श्रवण कौशल। आइए श्रवण कौशल को देखते हैं। श्रवण कौशल से तात्पर्य है कि कोई ध्वनि या वाक्यों को सुनकर भाषा को अर्जित करता है उसे ही श्रवण कौशल कहते हैं। श्रोता द्वारा वाक्य के कथन को सुनने अथवा वक्ता की बातों को समझना ही श्रवण कौशल करता है। श्रवण कौशल का मतलब हुआ कि जो हम लोग ध्वनि को सुनते हैं या वाक्यों को सुनकर भाषा को अर्जित करते हैं अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, तो वो श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल को में श्रोता जो होता है, जो सुनने वाला होते हैं, वो वक्ता के कथन को सुनते हैं और वक्ता की बातों को समझते हैं तो वो कथन आपका श्रवण कौशल कहलाता है। उसके बाद है वाचन कौशल। वाचन कौशल का मतलब होता है आपका लिसनिंग स्किल। वाचन कौशल में भाषा को बोलकर ग्रहण किया जाता है, जिसमें हम लोग बोलकर हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बोलकर स्पीकिंग स्किल हुआ। छात्र को अन्य भाषा का वाचन करके सीखते हैं। ये कौशल मानसिक क्रियाओं से संबंधित रहती है जिसे हम बोलकर सीखते हैं। जो भाषा हम बोलकर सीखते हैं उसे हम लोग वाचन कौशल कहते हैं। इसका संबंध मानसिक क्रियाओं से होती है क्योंकि बोलना मानसिक क्रिया से ही संभव होता है। उसके बाद है लेखन कौशल। लेखन कौशल के बारे में समझते हैं। लेखन कौशल क्या होता है, जब हम किसी कौशल को माध्यम से अपने विचारों को किसी भाषा के द्वारा लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल का मतलब हुआ कि जब हम अपने विचारों को और भावों को, है ना, विचारों को और भावों को लिखकर किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है, जहाँ हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो ये लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए कि भाषा कौशल विकसित करने की जो है कौन कौन सी विधियाँ थी। अब हम लोग देखते हैं भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा की कौन कौन सी प्रकृति हो सकती है। तो भाषा की प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म होती है। भाषा की प्रकृति निम्नलिखित होती है। पहला, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है।
भाषा का संबंध परंपरा से होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे हम लोग अपने माता पिता की भाषा को सीखे, फिर वो जो है अगले पीढ़ी के भाषा को सीखे, तो इस तरह भाषा जो होती है वो परंपरागत होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित होती रहती है। फिर दूसरा है भाषा परिवर्तनशील होती है। दूसरा प्रकृति है भाषा परिवर्तनशील होती है। सामान्य भाषा में मौलिक रूप से कहा जा सकता है कि लिखित भाषा को उसके पीछे पीछे चलती है। यानी कि सामान्यतः हम कह सकते हैं कि भाषा जो होती है वो मौखिक होती है, जो हम बोलते हैं वही भाषा है, लेकिन इनके पीछे पीछे लिखित भाषा भी चलती है। मौखिक भाषा में व्यक्ति अनुकरण करके सीखता है, इसलिए भाषा में सदैव परिवर्तन होता है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, मौखिक भाषा में अपने वातावरण के अनुसार, अपने परिवार में, अपने माहौल में, समुदाय में बच्चे सीखते हैं, तो इसी को हम लोग और उसको परिवर्तन करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा कभी स्थिर नहीं होती है, वो बदलती रहती है। हम लोग जो है भाषा स्थिर नहीं रहते, हम लोग अपने मन के विचारों को अलग अलग भाव से व्यक्त करते हैं, तो इसलिए भाषा परिवर्तनशील होती है। एक ही भाषा को अनेक रूपों में हम लोग बता सकते हैं, तो यही भाषा परिवर्तनशील होती है। तीसरा नंबर देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति का साधन। भाषा जो है ज्ञान प्राप्ति का साधन है। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भाषा प्राप्ति एक साधन है कि एक पीढ़ी से समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को ये सौंपती है, जिसके माध्यम से हम प्राचीन और नवीन ज्ञान को अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है भाषा। अब है चौथा नंबर प्रकृति है कि भाषा अर्जित होती है। भाषा क्या होती है, अर्जित होती है। भाषा को हम लोग अर्जित कर सकते हैं, भाषा को हम लोग जमा कर सकते हैं, भाषा को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। मनुष्य भाषा को अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है। जैसे यदि एक भारतीय बालक को अंग्रेजी के वातावरण में पालन पोषण किया जाए तो वो अंग्रेजी में ही सीखता है। अतः भाषा एक अर्जित संपत्ति ना कि पैतृक संपत्ति है। भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। यदि एक भारतीय बालक का अंग्रेजी के वातावरण में पालन पोषण किया जाए तो वो अंग्रेजी सीखेगा। यानी कि जिस वातावरण में बच्चे को का पालन पोषण होगा तो वो उसी वातावरण में सीखेगा। ठीक है, तो भाषा जो होती है वो अर्जित होती है, वो अपने वातावरण के अनुसार सीखता है। भाषा जो है अर्जित संपत्ति ना कि पैतृक संपत्ति है। चलिए, चौथा हो गया। पांचवा नंबर देखते हैं, पाँच नंबर कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अगला प्रकृति है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। यानी भाषा जो होती है वो हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वो अभिव्यक्ति का एक साधन है, जो हम किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा के रूप में प्रयुक्त संकेतों के द्वारा समाज के सदस्य अपने भाव प्रकाशित और आपसी विचार विनिमय करते हैं, जो एक प्रकृति का एक माध्यम है। नेक्स्ट है, भाषा जो होती है वो सामाजिक वस्तु है। भाषा क्या है, एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही हो सकता है। भाषा का जन्म समाज से होता है तथा उसका प्रयोग भी समाज से ही होता है। अर्थात भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही होता है, भाषा का जन्म समाज में ही होता है और भाषा का प्रयोग भी समाज में होता है। तो भाषा से जो है सामाजिक वस्तु, भाषा से ही समाज का विकास होता है। चलिए, यहाँ पे जो है तीन टॉपिक को कवर किया गया। अब हम लोग चौथा टॉपिक में आते हैं, भाषा संचार के साधन के रूप में। भाषा को हम लोग संचार के साधन के रूप में देखते हैं। भाषा संचार एक प्रमुख संसाधन है। ये हम अपने मन के विचारों को, भावों को और अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अपने मन के विचारों को और भावों को अपने भाषा के माध्यम से ही दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा संचार के माध्यम से ही समाज और संस्कृति का विकास होता है। जहाँ भाषा संचार के माध्यम से वहाँ के समाज और संस्कृति का विकास होता है। भाषा का उपयोग हम दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए करते हैं। जब हम भाषा का उपयोग कब करते हैं, जब दूसरों के साथ बातचीत करने में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा कई रूप में होते हैं। भाषा जो है कई रूपों में होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, श्रवण भाषा आदि। भाषा के कई रूप होते हैं। हम लोग दूर के स्थानों में अपनी भाषा को लिखकर ईमेल, फैक्स करते हैं। जब हम अपने दूर तक अपनी भाषा को पहुंचाना हो तो उसके लिए हम ईमेल करते हैं या फैक्स करते हैं। इस तरह से जो हम अपनी भाषा को संचारित करके भेजते हैं। तो भाषा एक संचार का एक माध्यम है, जिससे हम अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाते हैं और हम अपनी मैसेज को वो हमारी मैसेज को पढ़कर उनका जवाब मिलता है, जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। तो भाषा जो है एक संचार का साधन के रूप में देखते हैं।
कहीं कहीं भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में भी करते हैं, जो चित्र के माध्यम से, इमोजी के माध्यम से अपने संप्रेषण को व्यक्त करते हैं। चाहे कहीं कहीं हम लोग भाषा को सांकेतिक रूप में भी देखते हैं, जैसे चित्र के माध्यम से, इमोजी के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जो ये सांकेतिक भाषा कहलाती है, जो संकेत के द्वारा ये भाषा को सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि अच्छे मतलब आपके भाषा संचार को एक साधन के रूप में व्यक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है अच्छे लेखन की विशेषताएं। अगला पॉइंट है ई नंबर में कि अच्छे लेखन की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अगला आपका टॉपिक है अच्छे लेखन की क्या विशेषताएं। तो अच्छे लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित है। अच्छे लेखन कौशल की ये विशेषता है कि लिखने में स्पष्टता, सुसंगतता, व्याकरण को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। अच्छे लेखन की ये विशेषता है कि लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए, जो आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, व्याकरण का ध्यान रखते हुए अच्छे लेखन की ये विशेषता है, तो इनकी ध्यान रखते हुए इनको लिखना चाहिए। दूसरा नंबर विशेषता है कि अच्छे लेखन कौशल में अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करे और अपने पाठकों को उनसे जोड़ने का प्रयास करे। यानी अच्छे लेखन की ये विशेषता है कि वो अपने भावनाओं को प्रभावी को अपने ढंग से व्यक्त करे और पाठकों को उन्हें जोड़ने का प्रयास करे। लेखन के अंतर्गत कुछ भी लिखा हो तो वो सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। आप जो भी भाषा में लिखते हैं तो वो सुंदर और आकर्षक रूप में लिखा होना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट है अक्षरों का झुकाव दाहिनी अथवा बाईं ओर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लिखी होनी चाहिए। आपका जो राइटिंग होना चाहिए वो सीधी होना चाहिए, ना कि आपका दाएं ओर झुकी या बाएं ओर झुकी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है अच्छे लेखन की विशेषता है कि आप जब भी लिखते हैं तो सीधी लिखनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहिए। नेक्स्ट है कॉपी में जब आप लिखते हैं तो पंक्तियाँ टेढ़ी ना होकर सीधी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में दो शब्दों के मध्य, रिक्तियों के मध्य, अनुच्छेदों के मध्य अंतर होना चाहिए। देखिए, दो शब्द के मध्य अंतर होना चाहिए, तो एक शब्द दूसरे शब्द से दूर बनाए रहे तो पढ़ने में भी सुविधा होती है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। लिखी गई विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो सरलता से पढ़ सके। अब ऐसा अब लिखिए कि जो सरलता से पढ़ सके, और लिखी हुई विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो सरलता से पढ़ सके, और लिखी हुई वस्तु आकर्षक होना चाहिए, जो कोई देखे तो वो उसको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे लेखन की विशेषताएँ थी जो हम लोग देख लिए। ठीक है, तो ये सभी अच्छे लेखन की विशेषताएं थी, लगभग हम 7 पॉइंट को देखें। अब है पठन कौशल विकसित करने की विधि। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पठन कौशल विकसित करने की कौन कौन सी विधि है। पठन कौशल विकसित करने की विधि, ठीक है, यानी कि पठन कौशल मतलब रीडिंग स्किल जो है हम कैसे बच्चों में विकसित करते हैं। तो इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो पठन कौशल विकसित करने की विधि अगर देखा जाए तो शब्द पठन की विधियाँ हैं और एक है वाक्य पठन की विधियाँ। एक बच्चे शब्द के माध्यम से सीखेगा और एक बच्चे वाक्य के माध्यम से सीखेगा। तो पहले बच्चे शब्द के माध्यम से सीखता है, फिर उसके बाद बच्चे वाक्य के माध्यम से सीखता है। अब शब्द के माध्यम से सीखने वाली विधियाँ देखो और कहो विधि, साचार्य विधि, पठन अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, और वाक्य पठन की विधियों में वाक्य विन्यास विधि और चित्र कहानी विधि। तो इस तरह से जो है पठन कौशल की विधियों को हम लोग व्यक्त किए हैं। आप लोग इस तरह से डायग्राम बना के आप लोग कॉपी में लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर आएगा। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे देखो और कहो विधि। ये क्या होता है? इस विधि में अध्यापक श्यामपट्ट पर कोई एक चित्र बना देते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि अध्यापक जो है ब्लैक बोर्ड में एक चित्र बनाएगा, चित्र के नीचे उसका नाम लिख देते हैं। नाम का पहला अक्षर अपेक्षाकृत बड़े अक्षर में होता है। वो चित्र बना देगा, चित्र के नीचे एक नाम लिखेगा और नाम का पहला अक्षर जो है बड़े अक्षर में लिखेगा। विद्यार्थी चित्र को देखते ही और उस नीचे लिखे क्या कहने हैं पढ़ना सीख जाते हैं, और जो है अध्यापक उनको बोलते हैं कि ये क्या लिखे हैं और उनको जो है देखकर पढ़ना सीख जाते हैं। अब देखिए, ये आपका इस तरह से जो है एक ये जो है आपका विधि है देखो और कहो विधि। मतलब अध्यापक जो एक इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर एक चित्र बनाया और पहला अक्षर को लिखा, तो बच्चे इसको देख कर बोलेंगे कि ये कमल है। तो ये जो है आपका इस तरह से जो है इस विधि को हम लोग देखो और कहो विधि है। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला सीखने के लिए इस विधि के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है। यानी प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उसको वर्णमाला जब सिखाना होता है तो इस विधि के आधार पर हम पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते हैं। तो ये पहला विधि है जो पठन कौशल को विकसित करता है, देखो और कहो विधि। दूसरा है साचार्य विधि। अब देखिए, ये साचार्य विधि क्या होता है। इस तरह से आप कॉपी में बनाइएगा ना तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। डायग्राम के माध्यम से बनाइएगा तो एक भी नंबर नहीं छूटेगा। इस विधि में 2 प्रकार के कार्डों का प्रयोग किया जाता है। साचार्य विधि में 2 प्रकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है।
एक कार्ड पर चित्र बने होते हैं, दूसरे कार्ड पर उनके नाम लिखे होते हैं। एक कार्ड में चित्र बना होता है और दूसरे कार्ड में उनका नाम लिखा रहता है। विद्यार्थियों को एक साथ कुल 10 कार्ड दिए जाते हैं। फिर नाम वाले कार्ड को अलग करके विद्यार्थियों को दिया जाता है और चित्र के साथ साहचर्य स्थापित करके उसे क्रम में लिखने को कहता है। विद्यार्थी चित्र के नीचे नाम वाले कार्ड को रखते हैं और उन्हें पढ़ना सीख जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से साहचर्य विधि से जो है बच्चे को 2 तरह का कार्ड दिया गया है। एक दिया है चित्र वाला कार्ड और एक दिया है उनके नाम वाला कार्ड। चित्र वाला कार्ड 5 है और नाम वाला कार्ड 5 है। तो बच्चे को इस तरह से चित्र दिखा के उनसे कहा जाता है कि इसके सामने कौन कार्ड होगा, तो उसके सामने वो आम का कार्ड को रखता है। तो ये बैगन का चित्र होकर दिखा के बैगन का कार्ड को रखता है। ये टमाटर का चित्र को दिखा के टमाटर का कार्ड को रखता है। फिर इस तरह से केला का चित्र को दिखा के केला का कार्ड रखता है। फिर अंगूर का चित्र को दिखा के अंगूर नाम रखता है। तो इस तरह से बच्चे जो है चित्र को देख के जो है पढ़ना सीखते हैं और उनके सामने में उस कार्ड को रखते हैं जो उसके चित्र से साहचर्य करके सामंजस्य करके दिखता हो। इस विधि में फ्लैश कार्ड विधि भी कहते हैं। इस विधि को हम लोग फ्लैश कार्ड विधि भी कहते हैं। ये विधि चित्रों पर आधारित होती है। ये विधि जो होती है वो चित्रों पर आधारित होती है। इस विधि से एक समय में एक विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। इस विधि से हम एक समय में एक ही विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम कॉपी में बना लीजिएगा। तो जो है पठन कौशल को विकसित करने की ये दूसरी विधि देखिए हम लोग, साहचर्य विधि। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तीसरी विधि, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या था? पठन अनुकरण विधि। इस विधि में अध्यापक पाठ्यपुस्तक के सहयोग से बिना मात्र वाले छोटे छोटे शब्दों का वर्ण के आधार पर पठन करते हैं। इसमें बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी पठन का अनुकरण करता है और शब्दों को पढ़ना सीख जाता है, जैसे कि अब, मत, पर, घर, चल। इस तरह के शब्दों को पढ़ना शुरू करता है जिससे उन्हें शब्दों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो पठन अनुकरण विधि हो गया। नेक्स्ट है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि क्या होता है, इसको समझते हैं। अध्यापक श्यामपट्ट में उच्चारण एक समान सुनाई देने वाली ध्वनियों से संबंधित छोटे छोटे शब्दों को श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। विद्यार्थी ध्वनियों में समानता होने के कारण एक शब्द के आधार पर दूसरे शब्द का पठन करते हैं। देखिए, ब्लैक बोर्ड में अध्यापक जो कोई एक शब्द लिख देता है, उस शब्द के आधार पर बच्चे जो है ध्वनियों के माध्यम से उनका जो है उच्चारण करते हैं और फिर उसके आधार पर कई शब्दों का निर्माण करते हैं और पढ़ना सीख जाता है। ये शब्द पठन की सर्वाधिक विधि मानी जाती है। जैसे काका, एक शब्द लिख दिया ब्लैक बोर्ड में काका, तो इसी तरह से कई शब्द बनाने बोलते। काका हो गया, नाना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मामा हो गया। तो इस तरह से कई शब्द जो है अध्यापक बनाने बोलते हैं इसी तरह के, चाचा, मामा, नाना, दादा, अमन, चमन, चयन, नयन। तो यह पठन कौशल को विकसित करने की विधि अत्यंत सर्वाधिक विधि माना जाता है। यानी कि अध्यापक एक शब्द लिख दिए जैसे ब्लैक बोर्ड में, जैसे मैं लिख दिया कमल, तो कमल शब्द से और भी कई शब्द बन सकते हैं। जैसे कमल हो गया, चयन हो गया, नयन हो गया। इस तरह से 3 अक्षर वाले शब्द जो है बन सकते हैं। तो इस तरह से जो है अध्यापक बच्चों में ध्वनि साम्य विधि से बच्चों में पठन कौशल विकसित कर सकती है और ये पठन कौशल की सर्वाधिक विधि कहा जाता है। अब है वाक्य विन्यास विधि। वाक्य विन्यास विधि का मतलब बच्चे वाक्य की मदद से सीखेंगे। ये विधि अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है, जिसमें अध्यापक किसी वाक्य के अंशों से विभिन्न करके शब्दों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी एक एक शब्द का पठन करते हैं और उन्हें शामिल करते हुए वाक्य पढ़ना सीख जाते हैं। जैसे राम प्लस घर प्लस जाता प्लस है, तो राम घर जाता है। तो इस तरह से वाक्य विन्यास विधि में शब्दों को जोड़कर जो है बच्चे वाक्य बनाकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसे हम लोग वाक्य विन्यास विधि कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विधि सबको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए तो विधि सब अब तो लिखते हुए चलिएगा। इस विधि से बच्चे पहले सरल और संयुक्त और फिर मिश्रित वाक्यों को पढ़ना सीख जाता है। पहले बच्चे सरल शब्द, फिर संयुक्त शब्द और मिश्रित करके शब्दों को, वाक्यों को जो है पढ़ना सीख जाता है। अब है चित्र कहानी विधि। चित्र कहानी विधि क्या होता है, इसको समझते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में ऐसी कहानियाँ शामिल की जाती है जो पूरी तरह से चित्रों को दिखाता है और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ता है और पढ़ना सीख जाता है। जैसे यह वाक्य पठन पर सर्वाधिक होती है। यानी विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में ऐसी कहानियाँ शामिल की जाती है जो पूरी तरह से चित्रों को दिखता है। बहुत सारे हम लोग छोटे बच्चों को किताब को देखते हैं तो वो चित्र के आधारित कहानियाँ होती है, ठीक है। तो जैसे प्यासा कौवा जो होता है, प्यासा कौवा को हम लोग उसमें दिखाया जाता है कि एक कौवा है जो प्यासा है। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से कहानी का विस्तार करता है। लालची कुत्ता, चालाक लोमड़ी, इस तरह से जो है बच्चे कहानियों के माध्यम से पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो इस तरह को हम लोग चित्र कहानी विधि कहते हैं, जो चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पठन कौशल विकसित करने की हम लोग कई सारी विधियों को देखें।
एक करके हम लोग अच्छे से देखें, ठीक है। उसको देख लीजिएगा अच्छे से और पॉइंट को देखते हुए लिखिएगा। नेक्स्ट है अगला और लास्ट ये है आपका कंपलसरी क्वेश्चन में बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेज। बहुभाषिकता का सामान्य अर्थ होता है जहाँ एक साथ कई भाषाएं बोली जाती है, अर्थात एक से अधिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग बहुभाषिकता कहते हैं। बहुभाषिकता का मतलब वैसी जहाँ एक साथ कई भाषाएं बोली जाती है उसे हम लोग बहुभाषिकता कहते हैं। क्योंकि हमारा भारत देश एक बहुभाषिकता वाला देश है, क्योंकि यहाँ हर एक भाषा के लोग रहते हैं, तो इसे हम लोग बहुभाषिकता कहते हैं। जहाँ एक साथ कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, अरबी, पंजाबी, है ना, बांग्ला, मराठी, तो इस तरह से कई सारी भाषाएं बोली जाती है, तो इसको हम लोग बहुभाषिकता कहते हैं। अर्थात बहुभाषावाद एक व्यक्ति को दो से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग बहुभाषावाद कहते हैं। जहाँ एक व्यक्ति जो है एक से अधिक भाषा को बोलता है, तो उसे हम लोग बहुभाषावाद कहते हैं। बहुभाषावाद एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बहुभाषावाद को हम लोग जो है इसको हम एक संसाधन के रूप में देखेंगे, एक रिसोर्स के रूप में देखेंगे। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थियों में कई अलग अलग भाषाओं के शिक्षण करने आते हैं, कक्षा में अलग अलग भाषा के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, तो अध्यापक वहाँ बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिएगा, क्योंकि अध्यापक को वहाँ बच्चों के प्रति एक जो है उनकी भाषाओं को एक जो है संसाधन के रूप में देखने प्रयास करेगा। विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषी लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। द्विभाषी से किसी भी व्यक्ति के ज्ञान और अभिव्यक्ति के विकास में बहुत उपयोगी होता है। जो व्यक्ति एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग द्विभाषी व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति जो होती है उन्हें व्यक्तित्व का विकास करने में बहुत अधिक उपयोग होता है, क्योंकि उस तरह के व्यक्ति जो है एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए, कंपलसरी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। तो आप लोग का कंपलसरी क्वेश्चन खत्म हुआ। कंपलसरी क्वेश्चन 2 रहेगा 8 नंबर का, और आप लोग का यहाँ से जो है इससे बाहर नहीं रहेगा। तो एक एक करके हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग आते हैं भाषा कौशल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज स्किल, सबसे भाषा कौशल। अब देखिए भाषा कौशल से संबंधित जहाँ क्वेश्चन भी रहेगा तो आप लोग वहाँ इसी के बारे में लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है ना। लैंग्वेज स्किल जो है एक संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा जो है संप्रेषण का एक माध्यम है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। भाषा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण हमारे जीवन का में घुल मिल गई है। समाज की संरचना, संस्कृति का निर्माण, परंपराएं और मनुष्य की सभ्यता आदि सब कुछ हमारी भाषा पर ही आधारित होती है। भारत का समाज का विकास करना, समाज का निर्माण, संस्कृति का निर्माण, परंपराएं, इन सभी का विकास भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। भाषा के सामने कई सारे संसाधन फीके प्रतीत होते हैं। यदि मनुष्य के पास भाषा और संप्रेषण के अन्य माध्यम न रहे तो संभवतः आज जो कुछ संस्कृति और सभ्यता का विकास प्रत्येक देश में हुआ है शायद कुछ और होता। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा शब्दों के शक्ति को अवगत करती है। जहाँ भाषा जो है शब्दों जो है शक्ति को अवगत करती है, जहाँ भाषा के माध्यम से ही हम संस्कृति सभ्यता का विकास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाषा कौशल का प्रस्तावना देख ली। अब हम लोग भाषा का अर्थ देखते हैं, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि ये पेपर है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो इसलिए आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है, भाषा शब्द का अर्थ होता है कि जिसका प्रयोग समस्त प्राणी समुदाय अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए करता है। भाषा शब्द का अर्थ होता है कि जितने भी समस्त प्राणी हैं, समुदाय हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान के लिए ही करता है उस भाषा का प्रयोग। अर्थात मानव जीवन अपने मन के विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, अतः भाषा एक कौशल है जो संचार का एक अच्छा माध्यम है। भाषा एक कौशल है जो संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपके पास भाषा कौशल का होना आवश्यक होता है ताकि हम अपने अच्छे संवाद और अच्छे समाज का विकास में भाग ले सकें। यानी आप अच्छे से बातचीत कर पाएँ, अच्छा आपके पास संवाद हो, इसके लिए आपके पास भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा कौशल हमारी मदद करती है। हमारे व्यक्तित्व का एक पहचान बनाने में भाषा कौशल विकसित करती है, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से ही अपने व्यक्तित्व की पहचान दूसरों के पास कर सकते हैं। क्योंकि मेरी पहचान जो है भाषा के माध्यम से ही हम करते हैं। जैसे हम आप लोग को नोट्स के माध्यम से हम अपने आप को ये किए हैं कि मेरा नोट जो होता है एक सरल भाषा में होता है, तो इसलिए जो है भाषा जो होती है वो उसकी पहचान करती है। भाषा की परिभाषाएं देखिए, भाषा की परिभाषा योग गुरु पतंजलि के अनुसार
जो वाणी में व्यक्त की जाए उसे भाषा कहते हैं। जो हम वाणी में व्यक्त करते हैं वही भाषा है। बहुत अच्छा परिभाषा योग गुरु पतंजलि ने कहा था कि जो वाणी में व्यक्त करते हैं उसे हम लोग भाषा करते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। स्टीवेंस के अनुसार, स्टीवेंस महोदय ने कहा था कि ध्वन्यात्मक शब्दों विचारों को अभिव्यक्ति ही भाषा है। जो हम ध्वनि के रूप में व्यक्त करते हैं तो वही विचारों को हम लोग भाषा कहते हैं स्टीवेंस के अनुसार। काव्यदर्श के शब्दों में, अगर भाषा रूपी ज्योति से यह संसार उद्दीप्त नहीं होती तो संपूर्ण संसार अंधकार में हो जाता। बहुत अच्छा परिभाषा काव्यदर्श ने कहा था कि अगर भाषा रूपी ज्योति से हम इस संसार को उद्दीत नहीं होती तो संपूर्ण संसार जो है अंधकार में होता है। यानी भाषा जो है एक इस संसार को एक ज्योति के रूप में काम करता है। अगर भाषा नहीं होती तो ये संसार जो होता है वो अंधकार में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाषा कौशल की आवश्यकता है, नीड्स ऑफ लैंग्वेज स्किल। भाषा कौशल की कौन कौन सी आवश्यकताएं हो सकती है? भाषा कौशल की आवश्यकताएं निम्नलिखित है। ठीक है, 1 नंबर में अच्छे भाषा कौशल होने से अच्छे संवाद कर सकते हैं। यदि आपके पास भाषा कौशल अच्छा होगा तो आप अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अच्छे से संवाद भी कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छे से बातचीत कर पाएंगे और लोगों के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं। और आपकी यदि भाषा शैली अच्छी है तो आपका लोगों के साथ जुड़ाव अच्छा होगा और अच्छे जो है लोगों के साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे। जिनकी भाषा शैली अच्छी नहीं होती है तो उनका लोगों के साथ संबंध भी अच्छा नहीं होता है। अगला है भाषा से हमारा मानसिक विकास होता है। भाषा से ही हमारा मानसिक विकास होता है। जब आप अच्छे भाषा को ग्रहण करेंगे तो आपका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। दूसरा आवश्यकता देख लिए। तीसरा आवश्यकता है कि भाषा कौशल से हमारे व्यक्तित्व और आत्मविश्वास मजबूत होती है। यदि भाषा कौशल मेरे पास है तो उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास मजबूत होती है। जैसे राजनेता नेता लोग जो है भाषण कितना अच्छा देता है तो वो भाषण की मदद से ही जनता का दिल वो जीत जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि उनके आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। तो भाषा कौशल जो होती है उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। 4 नंबर में भाषा कौशल अच्छी हो तो हमारी विचारधारा सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। यदि हमारी भाषा कौशल अच्छी होती है तो हम अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने। 5 नंबर में आवश्यकता है, यदि भाषा कौशल अच्छी हो तो हम अपने समस्या मन के भावों तक दूसरों के पास अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यदि भाषा शैली अच्छी होती है तो हम अपने समस्या को है ना मन के भावों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं और अपना अच्छी तरह से उसको व्यक्त करके उन्हें समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर में कि भाषा कौशल हमें अच्छे विचारों को उत्पन्न करने में मजबूत करती है। यानी भाषा कौशल जो होती है हमें अच्छे विचारों को मजबूत करने में यह उत्पन्न करती है। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि भाषा कौशल की कितनी आवश्यकताएं देखिए, लगभग 6 आवश्यकताओं को देखें। अब भाषा कौशल के महत्व को देखते हैं। तो भाषा कौशल के महत्व निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में है, यदि अच्छी भाषा कौशल होती है तो सामाजिक संबंधों को मजबूत बन जाता है। यदि अच्छी भाषा कौशल होती है तो सामाजिक कौशल भी मजबूत होता है, क्योंकि किसी भी समाज की संरचना जो है वहाँ की भाषा से ही होती है। दूसरा नंबर में भाषा कौशल के द्वारा अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के साथ बातचीत स्थापित की जाती है। तो ये सब जानती हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसको पढ़ते हुए। यदि परिवार में भाषा कौशल सहज और स्वाभाविक हो तो परिवार सभी सदस्य सहज और स्वाभाविक होंगे। यदि भाषा कौशल अच्छी होती है तो परिवार के सभी सदस्य जो है सहज और स्वाभाविक महसूस करेंगे। अगला 4 नंबर में भाषा कौशल भाषा व्यवहार साहित्य ज्ञान और संस्कृति आदि को बढ़ावा देती है। भाषा कौशल के द्वारा भाषा व्यवहार साहित्य और ज्ञान को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग भाषा कौशल के महत्व को देखें, प्रस्तावना देखें, भाषा कौशल का अर्थ देखें, भाषा की परिभाषा देखें, भाषा कौशल की आवश्यकता देखें और भाषा का महत्व देखें। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आप लोग पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि यूनिट 1 का क्वेश्चन है, भाषा और समाज में संबंध। भाषा और समाज में क्या संबंध है? रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। भाषा और समाज में क्या संबंध है? तो आइए प्रस्तावना शुरू करते हैं। भाषा का जन्म समाज में ही होता है। ठीक है, भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक भी हैं। समाज में व्यक्ति भाषा के द्वारा अपने विचारों को विनिमय आदान प्रदान करता है। भाषा किसी समाज की संस्कृति एवं कला का निखार होता है।
भाषा द्वारा सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक व्यवहार के विकास का एकमात्र प्रभावी साधन है। भाषा का किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा समाज में रह रहे व्यक्ति के आचरण, विचार और नैतिकता का पता चलता है। ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, बस इसको रिवीजन करना है आप लोग को, कि आप लोग का माइंड में ये सब चीज़ बातों को रहे, इसलिए हम मैराथन क्लास चलाते हैं ताकि आप लोग का ये चीज़ रिवीजन हो जाए, ठीक है, दोबारा। तो यही है कि भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक है। भाषा के द्वारा ही समाज का निखार होता है, वहाँ के संस्कृति का पता चलता है, वहाँ की कला का निखार होता है। भाषा सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक व्यवहार के विकास का एक प्रमुख साधन है। भाषा के द्वारा ही हम किसी भी समाज का विकास कर सकते हैं। भाषा में रह रहे व्यक्ति का विचार, आचरण और नैतिकता का पता चलता है, वो कि भाषा के माध्यम से, ठीक है। बस आप लोग रिवीजन इसको कीजिए, फटाफट जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि भाषा का जन्म समाज में ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का जन्म कहाँ होता है? समाज में ही होता है। उनका विकास समाज से ही होता है और उसका प्रयोग भी कहाँ होता है? समाज में ही होता है। तो अगला इसमें पॉइंट है भाषा और समाज का संबंध। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब है रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। भाषा और समाज का क्या संबंध है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जहाँ मनुष्य समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। भाषा सामाजिक व्यवहार के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने सामाजिक व्यवहारों, तौर तरीकों को समझने तथा उसके अनुसार व्यवहार भी करते हैं। यानी कि भाषा के माध्यम से हम सामाजिक व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भाषा के माध्यम से हम सामाजिक व्यवहारों, तौर तरीकों को समझने का प्रयास करते हैं और उनके अनुसार ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा समाज में मौखिक हो या लिखित हो, सांकेतिक हो, लेकिन समाज में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा को अत्यंत आवश्यक समझा जाता है। बिना भाषा के सभी लोग परस्पर मुख और भावविहीन होते हैं। बिना भाषा के लोग जो है मुख विहीन, यानी कि वहाँ के लोग जो है कुछ बोल नहीं पाएंगे, उस तरह के जो है मुख विहीन हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपस में समझ नहीं सकेगा, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकेगा जो भाषा को बातचीत नहीं करेगा। समाज के विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण योगदान तथा संबंध महत्वपूर्ण होता है। भाषा के द्वारा ही समाज के एक पहचान, आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। भाषा के बिना समाज की कोई पहचान नहीं होती, इसलिए भाषा सबसे पहले अपने आप को पहचानने में एक साधन देता है। भाषा के द्वारा ही आपके व्यक्तित्व का पहचान होता है, भाषा के द्वारा ही समाज की एक पहचान होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। हम अपनी पहचान समाज में भाषा के द्वारा ही करते हैं। जब हम अपनी पहचान करना हो, समाज में किसी व्यक्ति को बताना हो, तो हम अपने भाषा के माध्यम से ही बताते हैं। भाषा का संबंध समाज के साथ होता है। किसी भी प्राणी का जन्म भाषा के साथ नहीं होता है, वो जन्म के बाद ही समाज में भाषा को सीखता है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो भाषा के साथ जन्म नहीं लेता है, वो परिवार के साथ, समुदाय के साथ, समाज के साथ रहकर जो है भाषा को सीखता है। अपने माता पिता, दोस्त, अध्यापक, सामाजिक लोगों के साथ भाषा को सीखता है वो। अतः भाषा मनुष्य का एक चरित्र की पहचान भी करता है। भाषा जो है मनुष्य के एक चरित्र की पहचान भी करता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे भाषा का प्रयोग करता है तो वो एक अच्छे चरित्र की पहचान भी देता है। यदि कोई व्यक्ति जो है अच्छे भाषा का प्रयोग करता है तो इसका मतलब जो है वो अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करता है और अपने अच्छे चरित्र की एक पहचान देता है भाषा के माध्यम से। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरी दृष्टि से भाषा मात्र मनुष्य होने की पहचान और शर्त है। भाषा के बिना मनुष्य नहीं होता। पशु मनुष्य के विकास में भाषा ही वो पीढ़ी है जिससे पार करके वो मनुष्यता को प्राप्त कर सकता है। भाषा मनुष्य को मिलने के बाद मनुष्य रूपी सभी पशु, सभी जीवों को पृथक हो जाती है। यानी कि भाषा यदि सभी व्यक्तियों को मिलेगा तो वो जो है, या फिर भाषा रूपी मनुष्य के रूप में पशुओं को वो पृथक करने का कार्य करेगा। तो इसको पढ़ लीजिए आप लोग। अतः मनुष्य की भाषा का समाज से गहरा संबंध है। समाज के विकास में भाषा के विकास में जो है, समाज के विकास में भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम लोग इसी में नई पॉइंट है जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। भाषा और समाज का आपस में एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावित करता है? भाषा और समाज आपस में एक दूसरे को निम्नलिखित रूप से प्रभावित करता है। एक नंबर है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है, जिससे व्यक्तियों में सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरा नंबर में, समाज का विकास करना हो तो भाषा का अधिक महत्व होता है। यदि समाज का विकास करना हो तो भाषा को अधिक महत्व दिया गया। अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, जिससे समाज की उन्नति होती है। तो इसमें हम भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। तीसरा नंबर में है, समाज को भाषा का बहुत योगदान रहा। भाषा नहीं होती तो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति अकेला महसूस करेगा। इसलिए जो है समाज और भाषा का एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर में है,
व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रह सकता है। व्यक्ति का जन्म समाज में अलग अलग परिवार में होता है, जहाँ अलग अलग परिवार की भिन्न भिन्न सोच होती है। समाज में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहता है और समाज का विकास करता है। जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, क्योंकि अलग अलग परिवार में अलग अलग जो है जन्म लेते हैं। यानी कि ये कहा है कि व्यक्ति का जन्म समाज में अलग अलग परिवार में होता है और अलग अलग परिवार की सोच जो है अलग अलग होती है। तो वो जब आपस में मिलेंगे तो अपनी सोच को एक दूसरे के प्रति जो आदान प्रदान करेंगे, जिससे समाज का विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर में कि भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा और समाज एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है। ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हर भाषा का अलग समाज होता है जहाँ उसे प्रयोग में लाया जाता है। हर भाषा का अलग समाज होता है जहाँ उसे प्रयोग में लाया जाता है, और अपने समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वहाँ की भाषा जो है उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए 5 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग, चलिए यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। भाषा और समाज में क्या संबंध है और भाषा और समाज के संबंध को किस तरह से ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका खत्म हुआ। अब है यूनिट 1 का आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये, और ये 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो बहुभाषीय अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भारतीय संदर्भ में इनके गुणों और दोषों को चर्चा कीजिए। ये 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। बहुभाषीय अवधारणा की व्याख्या कीजिए। भारतीय संदर्भ में इनके गुणों और दोषों को बताना है कि बहुभाषीय जहाँ एक साथ कई भाषाएं बोली जाती है उसे बहुभाषीय कहते हैं। तो इनके क्या गुण हैं और इनके क्या दोष हैं, इनको भी बताना है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखते हैं। बहुभाषीय अवधारणा का अर्थ एवं परिभाषा, भारतीय संदर्भ में बहुभाषीय के गुण, भारतीय संदर्भ में बहुभाषीय के दोष, और लास्ट में इसका निष्कर्ष। क्योंकि आपका क्वेश्चन यही था कि भारतीय संदर्भ में गुण और दोषों पर चर्चा करना है, तो गुण और दोष को आप लोग लिख देना है। ठीक है, चलिए प्रस्तावना में आते हैं। भारत देश एक विभिन्नताओं का देश है, जहाँ अनेक प्रकार की प्रजाति एक साथ निवास करती है, जहाँ अनेक प्रकार के भाषा भाषी लोग भी मौजूद रहते हैं, जहाँ भारत देश में अनेक धर्मों के जन्मस्थल भी है, यहाँ अनेक प्रकार के धर्म भी जन्म लिए हैं। यहाँ कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, तो कोई ईसाई है तो कोई बौद्ध, कोई जैन है तो कोई सिख, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोगों की उनकी भाषाएं भी अलग अलग बन गई है, जिससे हमारे देश में बहुभाषिकता उत्पन्न हो गई। इस तरह से हमारे देश में बहुभाषिकता उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जो है धर्म के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है तो कोई बौद्ध है, कोई जैन है तो कोई सिख है। इस तरह से हमारे भारत में, हमारे देश में कई सारे धर्मों का जन्म हुआ, जिससे हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बन गई और हमारा देश जो है एक बहुभाषिकता वाला देश बन गया। अलग अलग स्थानों पर उनकी संस्कृति के अनुसार उनकी भाषा बोली जाती है। अलग अलग स्थानों में अलग अलग जो है उनकी संस्कृति के अनुसार अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी भाषा, ठीक है, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती भाषा, ठीक है, असम में जाएंगे तो असमी भाषा, ठीक है, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल भाषा। तो वहाँ की वो संस्कृति के अनुसार जो है उनकी भाषा बोली जाती है, उस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अतः भाषा एक संसाधन होती है जो किसी क्षेत्र पर डिपेंड करता है, उसके अनुसार वहाँ की भाषा बोली जाती है। तो भाषा, बहुभाषिकता एक संसाधन है। ठीक है, बहुभाषिकता क्या है, रिसोर्स है, संसाधन है। बहुभाषीय अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल, अर्थात बहुभाषा का समान अर्थ होता है जहाँ एक साथ कई भाषाएं बोली जाती है, अर्थात एक से अधिक भाषाएं का उपयोग करना ही बहुभाषिकता कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषावाद एक व्यक्ति को 2 से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता को हम लोग बहुभाषावाद कहते हैं। जब कोई एक व्यक्ति 2 से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो बहुभाषावाद कहलाता है। बहुभाषावाद एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बहुभाषावाद को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, यानी कि एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थी को अलग अलग भाषाएं से शिक्षण करने आते हैं, तो अध्यापक वहाँ बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में हर एक तरह के विद्यार्थी आते हैं, तो उनको अलग अलग भाषा में पढ़ा तो नहीं पाएगा, तो इसलिए एक ही भाषा में पढ़ाए तो उनको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए अध्यापक को। तो बहुभाषिकता एक संसाधन है जिन्हें हर किसी को देखना चाहिए। अगला है परिभाषा। अब इसको हम लोग हर्गन के अनुसार 2 भाषाओं का ज्ञान ही इसकी स्थिति द्विभाषिक होती है। ये बात हर्गन ने कही थी कि 2 भाषाओं का ज्ञान ही स्थिति द्विभाषिक कहलाती है। चलिए अगला है भारतीय संदर्भ में बहुभाषियों के गुण, मेरिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअल इन टर्म ऑफ इंडिया। भारतीय संदर्भ में बहुभाषियों के क्या गुण है, भारत के संदर्भ में बहुभाषावाद का क्या गुण है। भारतीय संदर्भ में बहुभाषीय के गुण निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में बहुभाषिकता के द्वारा व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी कि बहुभाषिकता के द्वारा हम व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, ये गुण है। ठीक है, जैसे
स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और रचनात्मक को बढ़ाती है। यानी कि बहुभाषिकता की ये गुण है कि ये व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है, जिसके द्वारा वो अपने जो है कोई भी समस्या का समाधान करता है जब उसके पास 2 से अधिक भाषाएं आती हो। तो पहला गुण देख लिए, दूसरा गुण देखते हैं। बहुभाषिकता के द्वारा सामाजिक और भावात्मक कौशल विकसित होता है। ठीक है, दूसरा ये गुण है कि बहुभाषिकता के द्वारा व्यक्तियों में सामाजिक और भावात्मक कौशल विकसित होता है। तीसरा नंबर गुण है, इसमें यह गुण है कि विभिन्न संस्कृतियों, मूल्यों और दृष्टिकोण विकसित करता है। जहाँ इनके द्वारा विभिन्न संस्कृतियों, मूल्यों और दृष्टिकोण को विकसित करता है। बहुभाषिकता से व्यावहारिक लाभ भी मिलता है। बहुभाषिकता से व्यावहारिक लाभ भी मिलता है, जिससे उनको व्यवहार का पता चलता है। 5 नंबर में देखते हैं, बहुभाषिकता से शिक्षा जगत में लाभ मिलती है। उनकी मातृभाषा में सीखने और अतिरिक्त भाषा सीखने के लिए एक मजबूत आधार बन जाती है। जहाँ बहुभाषिकता जो है उनके शिक्षा जगत में एक मजबूत आधार बन जाती है। स्कूल में बने रहने के लिए, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संभावना अधिक होती है। यानी कि देखिए, एक से अधिक भाषा में होगी तो स्कूल में बने रहने के लिए, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए संभावना अधिक होती है। बहुभाषिकता वाले बच्चों में क्या होती है कि एक से अधिक जब भाषा सीखेंगे तो उस तरह से वो जो है स्कूल में अधिक समय तक रहेंगे, तो अधिक समय तक रहने के लिए उनकी संभावना बनती है। तो बहुभाषिकता के ये गुण देखिए। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संदर्भ में बहुभाषिकता के दोष। इसके दोष निम्नलिखित हैं। 1 नंबर दोष, बहुभाषी शिक्षा के लिए लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे प्रशिक्षित शिक्षक, पाठ्यक्रम, डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब आप एक से अधिक भाषा को सीखते हैं तो आपके लिए प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए, जिनको 2 से अधिक भाषा आनी चाहिए। पाठ्यक्रम भी होना चाहिए जो अलग अलग भाषा में होनी चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह से जो है पर्याप्त संसाधन की कमी है, इसलिए बहुभाषिकता की ये दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नंबर देखते हैं कि बहुभाषी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर प्रभावित होती है। यानी बहुभाषी शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी जाती है, लेकिन जब वो उच्च शिक्षा या रोजगार की ओर बढ़ने लगती है तो अधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा दक्षता में आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन देखिए, प्राथमिक स्तर तक हम बहुभाषिकता को बोल सकते हैं, मातृभाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उच्च कक्षा में जाते हैं और हम कोई रोजगार में जाते हैं तो जो भाषा व्यापक रूप से बोली जाती है उसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुभाषिकता का ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरा नंबर में है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण स्थानीय भाषाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जहाँ स्थानीय भाषाओं को जो पीछे छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण अंग्रेजी को बढ़ाते हुए। ठीक है, तो ये भी एक दोष हो गया। अगला चौथा नंबर दोष है कि कुछ लोगों को केवल एक या कुछ भाषाओं के कारण सामाजिक स्तर पर नीचे माना जाता है, जो कि अवसरों की कमी के कारण बन जाता है। कुछ लोगों को केवल एक या कुछ भाषाओं के कारण सामाजिक स्तर पर नीचे माना जाता है। यानी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल एक भाषा को जानते हैं, तो उस तरह के भाषा लोगों को समाज जो है नीचे कर देता है। ठीक है, तो इस तरह के लोगों को अवसर जो है नहीं मिल पाता है, अवसरों की कमी बन जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि विभिन्न भाषाओं के कारण संचार और अनुवाद में कठिनाई आ जाती है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग देखें कि बहुभाषिकता के क्या क्या जो है दोष उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसको हम लोग देख लिए। ठीक है, और इसका हम लोग निष्कर्ष देख लीजिएगा, निष्कर्ष आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है लेखन कौशल की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो कि यूनिट 2 का क्वेश्चन है। यूनिट 2 में आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 16 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो लेखन कौशल की आवश्यकता, देखिए इसमें कितना पॉइंट बनेगा। लेखन कौशल की आवश्यकता, महत्व, ठीक है, अच्छे लेखन कौशल की विशेषता और तकनीक का वर्णन करने का है। तो इसमें 4 पॉइंट बनेगा। ठीक है, देखिए रूपरेखा, लेखन कौशल का अर्थ एवं परिभाषा लिखना है, लेखन कौशल की आवश्यकताएं, लेखन कौशल के महत्व, लेखन कौशल की विशेषताएं, अच्छी लेखन कौशल की तकनीक, अच्छी लेखन कौशल की विशेषताएं और लास्ट में निष्कर्ष को देखना है। तो आइए एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। लेखन कौशल का अर्थ होता है, लेखन शब्द लिख धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना। जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम किसी कौशल को के माध्यम से अपने विचारों को किसी भाषा के द्वारा लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं किसी दूसरे के सामने में, तो ये लेखन कौशल कहलाता है। लेखन लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अभिव्यक्ति का साधन, जो कि लिपि प्रतीकों के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। हम अपने प्रतीकों के माध्यम से, लेखन लिपि के माध्यम से अपने मन के विचारों और भाव को अभिव्यक्त करते हैं। वो
और वो लेखन लिपि वही पढ़ सकता है जो उस भाषा लिपि को ज्ञान हो, उसे हम लोग लेखन कौशल कहते हैं। भाषा विशेष के लिए उनकी लिपि व्यवस्था पर्याप्त की जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए एक परिभाषा देख लेते हैं। रॉबर्ट लेडो के अनुसार लेखन कौशल में परंपरागत प्रतीकों की लिपिबद्ध करना तथा लिखते समय लेखन ने मौन तथा उचित रूप से प्रयुक्त किया जाना, ये दोहराया, ये बात रॉबर्ट लेडो ने की थी, ठीक है। अब अगला देखते हैं लेखन कौशल की आवश्यकता। लेखन कौशल की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो लेखन कौशल की आवश्यकता निम्नलिखित है। 1 नंबर, लेखन कौशल के द्वारा विचारों को सुरक्षित रखने के लिए अभियोक्ता की आवश्यकता होती है। देखिए, जब अपने विचारों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो लिख के ही तो कर सकते हैं। तो आप लेखन कौशल को अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए, है ना, अभियोक्ता के लिए एक आवश्यकता पड़ गई लेखन कौशल की। लेखन कौशल की आवश्यकता ये है कि लिखकर हम अपने विचारों को सदियों के लिए अस्तित्व कर सकते हैं, यानी सदियों के लिए हम आने वाले समय हमारी बातों को समझे, तो उसके लिए हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर में दैनिक जीवन में का विवरण रखने के लिए, घर का दैनिक हिसाब किताब रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर में लिखित भाषा के द्वारा साहित्य के भंडार में वृद्धि होती है। और 5 नंबर में सभी सरकारी कर्मचारियों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, कार्यालयों में रिकॉर्ड के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि आपका लिखित भाषा यानी कि लिखित भाषा की क्या आवश्यकता है, देखें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं लेखन कौशल के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल। तो इसके महत्व निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में, यह कौशल के द्वारा लेखन के व्याकरण और शब्दावली में सुधार होता है। इनके द्वारा व्याकरण और शब्दावली में सुधार शब्दों में सुधार होता है। लेखन कौशल के द्वारा आप जब लिखते हैं तो आपके शब्दों में सुधार होता है। दूसरा में है लेखन कौशल विचारों और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने और व्यक्त करने में मदद करती है। लेखन कौशल जो होती है अपने विचारों व व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करने और व्यक्त करने में मदद मिलती है। तीसरा नंबर में लेखन कौशल का यह महत्व है कि आप अच्छे राइटिंग स्किल की मदद से व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने अच्छे राइटिंग की मदद से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेखन कौशल का महत्व है कि लिखने से अभी आपको याद रखने में मदद मिलेगी और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त मिलेंगे। जब आप किसी कंटेंट को पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, जब उसको आप लिखते हैं तो आपको जो है याद रखने से याद मिलेगी और परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। और 5वां नंबर में है कि लेखन कौशल के द्वारा तनाव और चिंता को कम करके दूर किया जाता है। जब आप किसी अपने मन के भावों को लिखते हैं तो उससे आपका तनाव कम होता है, चिंता कम होता है और आप अपनी समस्या को दूर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें लेखन कौशल के कौन कौन से महत्व थे। अच्छे लेखन कौशल की अगला विशेषता है, अगला पॉइंट है अच्छे लेखन कौशल की विशेषताएँ। तो अच्छे लेखन कौशल की जो है विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। अब अच्छे लेखन कौशल की यह विशेषता है कि लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए, सुसंगतता होनी चाहिए और व्याकरण को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। ये पहला हो गया। दूसरा है अच्छे लेखन कौशल में अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करें, अपने आप को उनसे जोड़ने का प्रयास करें। यानी अच्छे लेखन कौशल जो होती है अपनी भावनाओं को प्रभावित करती है और उसको पाठकों से जोड़ने का प्रयास करती है। तीसरा नंबर है कि लेखन के अंतर्गत कुछ भी लिखा हो तो वो सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। और 4 नंबर में अक्षरों का झुकाव दाहिनी ओर ना होकर वो सीधी रेखा में होनी चाहिए। इस तरह से अच्छे लेखन की ये सभी विशेषताएं थी। अब हम लोग देखते हैं और भी इसमें विशेषताएं। कॉपी में जब आप लिखते हैं तो वो पंक्तियाँ टेढ़ी ना होकर सीधी होनी चाहिए, ठीक है। और है कि दो पंक्तियों के मध्य जो है अनुच्छेदों के मध्य अंतर होना चाहिए और लिखी हुई विषय ऐसी होनी चाहिए जो सरलता से पढ़ सके। तो इस तरह से जो है ये सभी पॉइंट जो थे वो लेखन कौशल की आपके क्या थे, ये सभी अच्छे लेखन कौशल की विशेषताएँ थे। अब है अच्छे लेखन कौशल की तकनीक। अब कौन कौन सी तकनीक है अच्छे लेखन कौशल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डायग्राम बना लीजिएगा, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे लेखन कौशल की तकनीक है उचित शब्दावली होनी चाहिए, विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, लेखन कौशल योजना होनी चाहिए, शब्दों में शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्ट एवं सरल भाषा होनी चाहिए और लेखन आकर्षक होना चाहिए। इस तरह से अच्छे लेखन कौशल की एक तकनीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। उचित शब्दावली होनी चाहिए। जब आप लिखते हैं तो उचित शब्दावली का प्रयोग करके भाषा को सरल शब्दों में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जब आप लिखते हैं तो विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, विषय में आपकी समझ अधिक विकसित होनी चाहिए ताकि पढ़ने वालों को विषय स्पष्ट रूप से समझ पाए। तीसरा नंबर में है कि लेखन कौशल योजना। लेखन कौशल योजना में देखा है तो लेखन कौशल लिखने से पहले एक योजना तैयार करनी चाहिए कि क्या शब्दावली लिखना है, को क्या कैसे लिखना है,
कौन सी भाषा में लिखना है, भाषा कैसी होनी चाहिए, यही आपको तैयार करनी चाहिए। तो लेखन कौशल की एक योजना तैयार करनी चाहिए। 4 नंबर में शब्दों में शुद्धता, ठीक है। तो शब्दों में शुद्धता का मतलब लेखन कौशल को लिखते समय शब्दों में शुद्धता होनी चाहिए, व्याकरण युक्त प्रयुक्त करना चाहिए और शब्दों में गलती कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पष्ट एवं सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट एवं सरल भाषा का मतलब हुआ कि लेखन भाषा शैली स्पष्ट एवं सरल भाषा में होनी चाहिए ताकि कोई भी पढ़ सके। भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करना है। लेखक आकर्षण होना चाहिए। लेखन ऐसा होना चाहिए कि जो एक नज़र में लिखा हो, तो भाषा अच्छा होना चाहिए और लेखन कौशल विकसित होनी चाहिए। तो ये टॉपिक पढ़ा भी चुके थे, आप लोग देख लीजिएगा इसका निष्कर्ष और आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अगला यूनिट 2 का जो है ये और एक क्वेश्चन नहीं है, जिसमें आज आप लोग का पूरा 40 नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसको भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं। भाषाई अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों का श्रवण और भाषा कौशल को विकसित कैसे करेंगे। एक अध्यापक जो बच्चों में श्रवण कौशल और भाषाई कौशल कैसे विकसित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जो है आप लोग को पहले बता चुके भाषा कौशल में। जब आप भाषा कौशल पढ़े होंगे तो उसी में आप लोग देख लीजिए। अब हम एक बार आपको हम जो बताते हैं, देखिए भाषा कौशल कहाँ पढ़ा है। आप लोग वहाँ जाके जो है इसका यहाँ देखिए यहाँ पे हम भाषा कौशल पढ़ा है, तो भाषा का यहाँ से प्रस्तावना लिख दीजिएगा। प्रस्तावना यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। और भाषा का अर्थ, एक ही चीज़ को हम दोबारा कितना पढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा भी लिखते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो भाषा का प्रस्तावना वहाँ से लिख दीजिएगा, भाषा कौशल का अर्थ भी लिख दीजिएगा और परिभाषा पहले बता चुके हैं उसको यहाँ से लिख दीजिएगा। अब चलिए यहाँ से मेन पॉइंट शुरू हो रहा है। अध्यापक के रूप में श्रवण कौशल को विकसित करना है। एक अध्यापक जो है बच्चों में श्रवण कौशल कैसे विकसित करे। तो एक तो पहला हो गया प्रश्नोत्तर विधि से, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। दूसरा स्वस्वर वाचन से, तीसरा भाषण से, चौथा कहना तथा सुनना से, पाँचवा श्रुति लेख से, 6 में है वाद विवाद से और 7 में दृश्य सर्व सामग्री से। तो एक अध्यापक जो बच्चों में श्रवण कौशल विकसित कर सकता है 7 पॉइंट से, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से डायग्राम बना के लिखिए कॉपी में, एक एक करके पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, अध्यापक कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने से अध्यापक को लगेगा कि जो उन्होंने पढ़ाया है बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। इससे बच्चों को शिक्षक की बात का ध्यानपूर्वक सुनने का पता चलता है। देखिए, अध्यापक कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछेंगे तो अध्यापक को लगेगा कि जो उन्होंने पढ़ाया तो बच्चे सुन रहे हैं या नहीं। बच्चे यदि जवाब दे रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि वो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं उनकी बातों को। तो एक प्रश्नोत्तर विधि से हम बच्चों में श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। दूसरा है स्वस्वर वचन। स्वस्वर वचन का मतलब होता है कि अध्यापक बच्चों को शुद्ध वाचन, गति, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान करते हैं। अध्यापक बच्चों में अनुकरण वाचन कराएंगे। इससे पता चलता है कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। यदि बच्चों जो है ध्यान से सुन रहे हैं तो इसमें हम लोग स्वस्वर वाचन का प्रयोग करते हुए बच्चों में जो है श्रवण कौशल विकसित करेंगे। अब अगला है भाषण। भाषण के द्वारा हम बच्चों में श्रवण कौशल विकसित करते हैं। भाषण के द्वारा मौखिक कौशल के साथ साथ श्रवण कौशल का भी विकास किया जाता है। जहाँ भाषण से बच्चों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, इनके अच्छे से जो है ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर यह पता लगा सकते हैं कि उन्होंने भाषण को ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं सुना। इन्हें अध्यापक जो है बच्चों को प्रश्न पूछ के ये बता सकते हैं कि उन्होंने जो भाषण अध्यापक ने जो दिया कक्षा में वो ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं सुना, ठीक है। तो भाषण से भी अध्यापक को बच्चों की श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। 5 नंबर में कहानी कहना तथा सुनना। अध्यापक बालकों को रोचक कथाएं, कहानियाँ जैसे परियों की, राजा रानी की तथा पशु पक्षियों आदि की कहानी सुनाकर उसमें श्रवण कौशल विकसित कर सकता है, जो में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला है 5वें में श्रुति लेख। श्रुति लेख का मतलब जिसको हम लोग डिक्टेशन कहते हैं, ठीक है। यानी बच्चे जो सुनकर लिखते हैं। अध्यापक श्रुति लेख के द्वारा किसी गद्यांश को बोलता है जाता है और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं। यानी अध्यापक जो है एक किताब को देखकर बोलता है और बच्चे जो है उसको लिखते जाते हैं। जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा वो संपूर्ण लेखन को शुद्ध लिखेगा। जो छात्र ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा वो बीच बीच में कुछ शब्द और वाक्य छूट जाएगा उसका। इस प्रकार बालकों में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। जब हम लोग छोटे में पढ़ते थे तब भी अध्यापक है ना, तो अपने किताब के माध्यम से लिखाते थे तो कई सारा वर्ड जो है छूट जाता था, क्योंकि हम लोग अगर ध्यान इधर उधर कर दिए तो वो शब्द छूट जाता था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्रुति लेख। श्रुति लेख के द्वारा बच्चों में श्रवण कौशल विकसित हो जाता है, सुनने की क्षमता उसमें विकसित हो जाता है। अगला है 6 नंबर में वाद विवाद विधि। वाद विवाद से क्या होगा, बच्चों में श्रवण कौशल विकसित होगा। वाद विवाद में छात्रों को प्रत्येक
बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, क्योंकि बिना सुने वो दूसरे पक्ष की बात उत्तर नहीं दे पाएगा। यदि वाद विवाद होगा तो बच्चे ध्यानपूर्वक यानी सामने वाले की बात को सुनेगा, जब उसके बात को सुनेगा तो उसके प्रति वो उत्तर भी देगा। तो वाद विवाद से बच्चों में श्रवण कौशल विकसित होता है। 7 नंबर में दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री से कैसे श्रवण कौशल विकसित हो रहा है? श्रवण कौशल विकसित करने में उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन तथा वीडियो की सहायता ली जाती है। इन संसाधनों की सहायता से कहानी, कविता, महापुरुष के भाषण, नाटक तथा विभिन्न शैक्षिक मनोरंजन कार्यक्रम सुन सकते हैं। यानी इस तरह से जो है अलग अलग संसाधनों के माध्यम से इन महापुरुषों है ना, कविता, भाषण, नाटक, इन सभी के बारे में सुन सकते हैं, जिससे उनका श्रवण कौशल विकसित होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब है कि अध्यापक के रूप में भाषाई कौशल का विकास। एक हम लोग देखिए अध्यापक के रूप में श्रवण कौशल का विकास। अब हम लोग देखेंगे अध्यापक के रूप में लिसनिंग स्पीकिंग स्किल बोलते हैं इसको हम लोग, भाषीय कौशल। इससे पहले हम लोग लिसनिंग स्किल देखे, श्रवण कौशल। अब हम लोग देखते हैं स्पीकिंग स्किल, यानी कि आपका ये हो गया स्पीकिंग जो है स्किल, यानी कि भाषीय कौशल। इसमें 3 है, स्वस्वर वाचन, मौन वाचन और द्रुत वाचन। 3 तरह से जो है भाषीय कौशल विकसित करेगा अध्यापक बच्चों में। पहला है स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन क्या है? स्वस्वर वाचन में छात्र लिखित सामग्री को देखकर मुख के द्वारा वाचन करते हैं। इसमें क्या होगा कि बच्चों जो होते हैं वो सामग्री को मुख के द्वारा वाचन करते हैं, यानी बोलकर जो है शब्दों को पढ़ते हैं। इसमें शब्दों का उच्चारण के साथ साथ अनुतान तथा विवृत्ति का समावेश होता है, जहाँ छात्र वाक्यों का वाचन करके उनके विचारों और भावों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जहाँ बच्चे जो है उनके जो शब्द पढ़ते हैं उनके भाषा को समझते हैं, उनके विचारों को समझकर अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो इसको हम लोग स्वस्वर वाचन करते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर में मौन वाचन। मौन वाचन का अर्थ होता है, देखिए मौन वाचन क्या होता है। स्वस्वर वाचन की तरह मौन वाचन भी एक विशिष्ट कुशलता होती है। यहाँ स्वतंत्र रूप से विचारों को गहनता से के साथ आत्मसात करने के उद्देश्य से मौन वाचन की सहायता ली जाती है। यानी कि इसमें व्यक्ति जो होते हैं विचारों को गहनता से समझते हैं, अपने मौन होकर, साइलेंट होकर जो है विचारों को समझते हैं और उनका उद्देश्य आत्मसात करते हैं। मौन वाचन का उद्देश्य छात्रों की गहराई से भाव ग्रहण करना सिखाना होता है। जहाँ अध्यापक बच्चों को मौन वाचन करके उनकी गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं, शब्दों का गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। मौन वाचन यानी आपका साइलेंट स्पीकिंग के माध्यम से। मौन वाचन में छात्रों की ध्वनियों का मुखरित रूप से उच्चारण के बिना मौन रूप से वाचन करके सिखाया जाता है। यानी कि हम लोग इसमें बोल के नहीं, इसमें मौन करके हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वही आपको मौन वाचन कहलाता है। यानी कि इसको इंग्लिश में लोग साइलेंट स्पीकिंग कहते हैं। और एक वो लास्ट है जो कि इस मैराथन क्लास का लास्ट पॉइंट, द्रुत वाचन। जहाँ बच्चों में वाचन की आदत का विकास ही द्रुत वाचन कहलाता है। वाचन की कुशलता का विकास वाचन की आदत निर्माण के द्वारा ही सहज रूप से संभव हो पाती है, जिसके द्वारा प्रत्येक छात्र अपनी अभिरुचि के अनुरूप ही ज्ञान प्रदान की जाती है। यानी कि जहाँ बच्चों में वाचन की आदत का विकास, यानी बोलने की आदत का जो विकास होता है उसे हम लोग द्रुत वाचन कहते हैं। द्रुत वाचन का मतलब व्यक्ति जो है में बोलने का जब विकास करता है तो उसे हम लोग द्रुत वाचन कहते हैं, जिसके द्वारा उनकी आदतों का निर्माण और सहज रूप से की जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का जो ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर है जो 40 नंबर का आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आपके जो है 40 का 40 नंबर उठा दिए। जहाँ कंपलसरी क्वेश्चन भी बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग का कंपलसरी क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए, यूनिट 1 को भी कंप्लीट कर दिए, यूनिट 2 को भी कंप्लीट कर दिए। सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को PDF जो मिल जाएगा 7549773631। इस मैराथन क्लास यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का PDF आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग को चाहिए तो मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों फिर इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे, सभी दोस्तों तक सेशन को अधिक से अधिक सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर करें और इसको सभी बच्चों को लाभान्वित हो, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।